प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करना हो यदि तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, कितना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एटॉमिक साइज़ क्या है। तमाम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको जानना पहले बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे समझ लेंगे तभी समझेंगे कि वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा या आसानी से गेन करेगा, तभी आप केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, तमाम बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ संजय दुबे और आप देख रहे हो केमिस्ट्री डाइव। केमिस्ट्री डाइव मीन्स आपको यहाँ पे इस चैनल पे केमिस्ट्री का गहराई से ज्ञान मिलेगा। आप डिटेल डिस्कस कीजिए और डीपली स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए ताकि आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। तो पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स जैसे कि नाम दिख रहा है आपको, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब कि किसी भी एटम की कितनी पोटेंसी है जो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रोक के रख सकता है। पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसका पोटेंसी ज़्यादा होगी वो अपने इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से होल्ड करके रख सकता है। तो डेफिनेशन इसका आता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। आयनाइजेशन एनर्जी कह दीजिए इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन from outermost shell of an isolated gaseous atom। टॉपिक को समझिए, क्या है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, मिनिमम अमाउंट टू रिमूव लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर सबसेल हैं और सबसेल में इलेक्ट्रॉन है। अब यह बताइए, यह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से या इसमें जो होगा वो टाइटली हेल्ड होगा। आप जानते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इसी के अकॉर्डिंग फोर्स न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि जितना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। यानी कि यह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री है इसकी तुलना में, वो आसानी से रिमूव हो सकता है इसकी तुलना में। यानी कि एक सिंगल एटम हो और सिंगल एटम यहाँ पर भी कंसीडर करना है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम मीन्स गैसियस कंडीशन में वो एटम हो, मीन्स सिंगल एटम हो, अकेला हो और वह अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी मजबूती से होल्ड कर सकता है, उसको रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है मतलब कि वह एक्चुअल एटम की कितनी ताकत है अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए, अपने से बांधे हुए रखने के लिए, वह मेजर करता है आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि आपको ये कहा जाए कि आप चलिए श्मशान, रात के समय नदी के किनारे डेड बॉडी जल रहा है, वहाँ जाते धुक 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 चालू हो जाएगा। लेकिन वही 10 आदमी के साथ कहा जाए कि आप चलिए, आसानी से जा सकेंगे, वहाँ ताकत आ जाएगा। अकेले आप जाते हैं, कितनी मजबूती से जाते हैं, वो आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर भी आइसोलेटेड कंडीशन में
यानी कि ढेर सारे एटम यदि एक साथ ज्वाइंट हैं तो वहाँ पर उसकी नहीं, जब वो गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, अब जो एक एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव लूजली हेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सपोज कीजिए कि कोई मेटल है और उसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो क्या होगा। सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन उसका रिमूव हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन होगी। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है तो उसको IE1 कहा जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि M सिंगल पॉजिटिव है, अब यह अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, उसका रिमूव किया जाए, तब जो एनर्जी खर्च होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी 2 नाम दिया जाएगा। तो M सिंगल पॉजिटिव से M डाई पॉजिटिव बन गया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया उसका। अब बताइए IE1 और IE2, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और IE2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो न्यूमेरिकली IE2 मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की ग्रेटर होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। वैसे ही थर्ड एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विच विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या यहाँ पर IE3 भी लिख दीजिए आप चाहें तो, IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा क्यों हो सकता है ज़रा बताइए, क्यों ऐसा हो सकता है। IE2 इज ग्रेटर देन IE1 मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यदि किसी भी एटम के शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जितने चार्ज ज़्यादा रहेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसको आप ऐसे कह दीजिए कि मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो मेटल पे डाई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब IE2 ग्रेटर है IE1 से या IE3 ग्रेटर देन IE2 से, ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर सेल से रिमूव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। हम एग्जाम्पल ले लें, यदि सोडियम का ले लीजिए एग्जाम्पल, सोडियम 11 प्रोटॉन थे इसके माइनस इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे लेकिन उस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब बताइए, पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे क्या हो गया 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन डेवलप हो गई। तो क्या होगा, प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। अब जो रसाकसी फोर्स लग रहा है, नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रोटॉन का पावर ज़्यादा होगा। इसी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो जाएगी, प्रोटॉन का उतना ही पावर है, यानी कि कंट्रैक्शन इन साइज होने लगेगा एटम के। अब ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। वेरियस फैक्टर्स पे वेरी डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन सा फैक्टर डिसाइड करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहला हो गया एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज
साइज जितना ही बड़ा होगा एटम का, इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होगा तो आसानी से रिमूव हो जाएगा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि साइज छोटा है, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद शेल्स हैं, अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है। अब कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, ये सब शेल हैं, और आपने कहा कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है। अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इधर भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अभी क्या काम कर रहे हैं? जो सबसेल्स हैं, उन सबसेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो उसके लिए स्क्रीन का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि यह जो है अंगीठी है, आग है, जाड़े के सीजन में आग है। आप आग से हाथ सेक रहे हैं, सपोज कीजिए बीच में कोई आ गया, मान लीजिए यहाँ भट्ठी रखा हुआ है, आप ताप रहे हैं आग, बीच में कोई आ गया तो आपको आँच कम लगेगा। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्क्रीन का काम करते हैं, पर्दा का काम करते हैं, और उस स्क्रीन की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस तो अपना पावर उतना ही लगा रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पावर फील कम कर रहा है, पावर कम महसूस कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से इसी फिनोमेना को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन के या अलग अलग सबसेल्स की स्क्रीन करने की क्षमता भी अलग अलग होती है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन है किस सबसेल में है। यदि ज़्यादा स्क्रीन करेंगे तो कम पावर फील करेगा इलेक्ट्रॉन, कम न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फील करेगा, आसानी से रिमूव हो सकता है। तो मीन्स IE यहाँ पर भी क्या होगा? स्क्रीनिंग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ज़्यादा स्क्रीन ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम फील करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, आसानी से हट जाएगा इलेक्ट्रॉन। तीसरा, टाइप ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। किस सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, अब बताइए, यस ग्रेटर देन P, ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन F, ये क्या चीज़ है? एस सबसेल जो होता है, एस सबसेल जैसे सपोज कीजिए छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा है, वो क्या होगा? माँ के गोद में दुबका रहेगा। ऐसा होता है, छोटा नन्हा बच्चा, आप उसको उतारिए, बाहर निकलने के लिए गोद में चढ़ जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज यह सबसेल होता है, पेनेट्रेशन होता है, इसे हम कहते हैं पेनेट्रेटिंग इफेक्ट। पेनेट्रेटिंग इफेक्ट मीन्स पेनेट्रेट करना, न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज रहना। अब यस सबसेल न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा, जब काफ़ी क्लोज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो उसे रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही एस से थोड़ा सा ज़्यादा P, मान लीजिए छोटे बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया, आसानी से घूम सकता है, थोड़ी दूरी पे रहेगा, और जब दूरी पे रहेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम फील करेगा इसकी तुलना में। D थोड़ा और बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, और F बहुत बड़ा हो गया, न्यू घूम रहा है, चक्कर खा रहा है इधर उधर, न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं, समझिए अट्रैक्शन में है लेकिन न्यूक्लियस उतना ज़्यादा F के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है। यानी कि पेनेट्रेटिंग इफेक्ट यस इज ग्रेटर देन P, ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन F। अब यस के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना
मुश्किल होता है पी की तुलना में, वैसे ही पी के इलेक्ट्रॉन डी की तुलना में, या यह कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल एस के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। चौथी बात होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करेगा? एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबसेल यदि है या कंप्लीटली फील्ड सबसेल है, सपोज कीजिए कि डी सबसेल है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो जब हाफ फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबसेल सारा एक्स्ट्रा स्टेबल। जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मीन्स इट इज हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबसेल एंड कंप्लीटली फील्ड सबसेल, मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इट इज हार्ड, आम भाषा में समझिए, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड completely filled सबसेल। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि सबसेल में एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। जैसे नाइट्रोजन के लिए देखिए 7 नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3। अब नाइट्रोजन का आउटर शेल में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन देखिए 8O, 1s2 2s2 2p4, P में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है। पीरियाडिक ट्रेंड में अब ये बताएंगे पीरियाडिक ट्रेंड कैसे होता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अक्रॉस ए ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, लेफ्ट से राइट आता है, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन की तुलना में, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, इसको हम इरेज करके बताएंगे। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यह आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। यदि रिमूव कर देगा तब एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की पहली आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है, और दूसरी में केस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरी के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो गया तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा पूरी तरीके से। तब प्रोटॉन की संख्या इसमें ज़्यादा है नाइट्रोजन से, इसलिए IE2 इसका ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। और 5वां फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स मैथमेटिक्स की भाषा में लिख दीजिए आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो ये 5 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे वैरी करता है। इन्हीं सब 5 चीज़ों को मिला करके एक पीरियाडिक ट्रेंड बनाया गया। पीरियाडिक ट्रेंड, ये तो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। पहला एटॉमिक साइज, बड़ा साइज होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी।
अब इसी के आधार पर डिस्कस किया गया पीरियाडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट से राइट घूमते हैं और टॉप से बॉटम आते हैं, क्या होगा? जब टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, हर बार एक सेल की संख्या बढ़ती चली जाती है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। टॉप से बॉटम में डिक्रीज होगा और लेफ्ट से राइट जाने में क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये पीरियडिक ट्रेंड हो गया अक्रॉस ग्रुप और अक्रॉस पीरियड। ऐसा क्यों होगा कि जब लेफ़्ट से राइट आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली छोटा होता जाता है। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो हर बार तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता जा रहा है, तो क्या होगा? सेल की संख्या उतनी की उतनी ही रहती है, तब कंट्रैक्शन इन साइज होता है। और आप देख रहे हैं साइज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। साइज यदि छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और यही वजह है कि जब पीरियाडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट आप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। अब ये सारे फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं और इसका डेटा हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे, जहाँ से कि आप डिटेल में डेटा देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है पीरियाडिक टेबल में। तो डेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकें और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।